सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में दो मामलात आपके सामने रखेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अरब हमसाया ममालिक से मुतालबा किया है कि वो हमास को गजा से निकालने के लिए इसराइल का साथ दें। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब UN की सलामती काउंसिल ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन प्लान की तौसीक की है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका के विजिट पर हैं। इस दौरे में 10 खरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी और F-35 जेट्स समेत डिफेंस डील हुई है। वहीं अमेरिका ने सऊदीया को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा देते हुए अब्राहम अकॉर्ड की राह भी हमवार कर दी है। सऊदी वली अहद ने भी इशारा दिया कि वो फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन मुआहदे अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने को तैयार है। अगर सऊदी इस मुआहदे को तस्लीम कर लेता है तो पूरे मशरिक़ वस्ता और इस्लामी दुनिया की सियासत किस हद तक तब्दील होगी। और सवाल ये भी है कि क्या वाकई हमास को गजा से निकाला जा सकेगा और इसके बाद मंजर होगा, हालात दुरुस्त होंगे या मज़ीद बिगाड़ का शिकार होंगे। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हामिद खान अल-मशरकी साहब ने इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हुए हामिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये जो पहले मैं बात करना चाहूँगी नेतन्याहू की जो अरब ममालिक से मुतालबा है फॉर द रिमूवल ऑफ हमास फ्राम गजा, आप समझते हैं कि अरब ममालिक इन काविशों या कोशिशों में इसराइल का साथ देंगे? और अगर देते हैं जस्ट इन केस, तो इस किस्म की जो मुदाखलत होगी वो कौन से खतरात खित्ते में पैदा कर सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए आमना, मैं ये कहूँगा कि वही बात है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। यानी कि यही वो नेतन्याहू की जो सोच है और यही वो उसकी बात है जो हम सब जानते हैं कि वो हर हालत में हमास का खात्मा चाहता है और वो चाहता है कि हर तरह की मुज़ाहमत खत्म हो जाए, जबकि ना तो फ़लस्तीनीज़ को कबूल करेंगे ना गजा के लोग। और मैं आपको सच बताऊं तो ना ही मुस्लिम दुनिया के लिए काबिल कबूल होना चाहिए जब तक मुकम्मल तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत मार्ज़े वजूद में ना आ जाए, जब तक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत जो है बैतुल मुक़द्दस हो। दूसरी जानिब हमास ने कल जैसे ही सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर हुई तो उसने इसी बात की निशानदेही की कि वो जो सदर ट्रंप की तजवीज़ है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी, तो क्या स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट क्या होगा? स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट अगर तो वो होगा जो नेतन्याहू चाहता है कि जी सिर्फ हमास को गैर मुसल्लह किया जाए और हमास का जो कंट्रोल है वो खत्म किया जाए, तो वो ना तो गजा के लिए लोगों के लिए काबिल कबूल हो रहा होगा, ना ही बाकी दुनिया के लिए, ना ही हमास के लिए। बुनियादी बात समझने की ये है कि जो सदर ट्रंप का 20 निकाती मंसूबा था उसके अंदर जो फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से बात हुई है उस पर अमल दरामद होना जरूरी है। हमास का गैर मुसल्लह इस हालत में हो जाना जो है वो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो कैंप डेविड मुआहिदा हो, ओस्लो मुआहिदा हो या बाद के जो मामलात हों, जहाँ जहाँ पर भी इसराइल ने मुआहिदा किया उससे बाद में फिर गए। और नेतन्याहू जो है वो तो किसी हालत में कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रखते हैं। सो मेरा जो अभी तक तो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है उसके अंदर ना तो हमास ये बात मानेगी गैर मुसल्लह होने की, और स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो मैंडेट है वो बड़ा क्लियर होना जरूरी है। स्टेबलाइजेशन फोर्स के साथ साथ जो वहाँ हुकूमत बनने जा रही है, अगर वो हुकूमत ऐसी बनती है जो सिर्फ मगरबी ताकतों की और टोनी ब्लेयर जैसे शख्स की सरबराही में बननी है, तो फिर भी बहुत सारे सवालात खड़े होंगे, जो कि टोनी ब्लेयर के बारे में आप भी जानती हैं कि मुकम्मल तौर पर वो जंगी जराइम में शामिल था इराक के हवाले से। सो ओवरऑल इस सिचुएशन को मैं अगर नटशेल में देखूं तो मैं समझता हूं कि नेतन्याहू के जो अज़ाइम है उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। हमास के लिए नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम दुनिया को हर हालत में हमास को गैर मुसल्लह करने का इस अंदाज में किसी सूरत भी साथ नहीं देना चाहिए और ना ही देगी। आगे हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं जो मोहम्मद बिन सलमान। मैं आती हूँ अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन मैं एहतशाम साहब का इस पर तज्जिया ले लूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। एहतशाम साहब, अरब कंट्रीज़ की जानिब से आप समझते हैं कि इस स्टांस पे जो नेतन्याहू साहब ले रहे हैं इस पे सपोर्ट आ सकती है? और साथ ही साथ अगर सपोर्ट आती है या नहीं आती, दोनों सूरतों में क्या होगा? देखिए हमने बुनियादी तौर पर तो ये बात मेरा ख्याल है सबको बड़ी आसानी के साथ समझ आ गई है कि जितना आउट ऑफ द वे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को और इजराइल को सपोर्ट किया है, शायद किसी दुनिया के मुल्क ने नहीं किया। आपको याद होगा पहली टर्म में 2016 में जब इतनी मुखालफत दुनिया ने की, मीडिया ने की,
उन्होंने अपनी एम्बेसी जो है ना तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दी थी। इस हद तक वो आगे चले गए थे। और अभी भी आपने देखने के जंग में भी सब लोगों को पता है कि आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया नेतन्याहू को। और एक स्टेज पे तो ये भी खबरें आई थी, उन्होंने कहा कि अपना काम जल्दी ख़त्म करो, यानी जिसको मारना है मारो, उसके बाद बातचीत की तरफ आओ। लेकिन अब सूरत हाल हम ना बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। लेकिन अब सऊदी अरब का जो अब रीजनल रोल से ग्लोबल रोल बन रहा है, तो वो सऊदी अरब को ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि इस वक्त सारी दुनिया जो है ना मुसलमान मुल्क उनकी तरफ देखते हैं। ख़ास तौर पे 8 वो ममालिक जो मिले थे जिनके सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ये गज़ा का पीस प्लान बुनियादी तौर पे वहाँ पे तय हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटते हैं ना, देखिए ना बाकी बातें तो आपने जुल्म ज्यादती कर दी, सब कुछ कर दिया। किसी स्टेज पे ये भी हो सकता है कि हमास को जो है ना वो कहते हैं जी अनाम कर देंगे, लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आप कैसे छीन लेंगे, लोग कहते हैं उनके पास रहनी चाहिए। और फिर ये बात है कि ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बात थी, तो उनको इज़राइल को अपना ये हक़ देना पड़ेगा जो उन्होंने तस्लीम किया हुआ पूरी दुनिया के सामने कि 2 स्टेट सोल्यूशन होंगे और वहाँ पे फ़लस्तीनियों की हुकूमत होगी। अभी देखें जंग के दौरान ही बेशुमार मुल्क जो है ना यूरोप के, उन्होंने तस्लीम किया और अपना फ़लस्तीन को, और उन्होंने कहा कि जी हम उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। तो बहुत बड़ी इज़राइल की नाकामी थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा मसला है कि अब वो देखें ना जिस तरीके से सऊदी अरब ने सपोर्ट किया, बहुत से हवालों से क्रिटिसिज्म भी लिया कि जी इनको जो कुछ करना चाहिए था मुस्लिम दुनिया ने नहीं किया। 70,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, 2 साल से जंग करके बुरा हाल कर दिया, लेकिन मुसलमान मुल्कों ने कुछ नहीं किया। तो बड़ा ज़्यादा शदीद दबाव है इस वक्त प्रेसिडेंट अपना MBI मोहम्मद बिन सलमान पे, जो वर्चुअली सरबराह हैं, किंग हैं वहाँ पे, वालिद उनके बीमार हैं। तो वो ये अब इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है ये अपना प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना कि कंसीड करना पड़ेगा, और वो वाकई तड़ी लगानी पड़ेगी इनको नेतन्याहू को कि भी तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ कर दिया। अब ये आखिरी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं, इस पर मुझे लगता है क्विड प्रो को होगा कि अनाम कर देते हैं, लेकिन यह है कि तुम भी मानो एक आएगी कंसोलिडेशन फोर्स जो आएगी, स्टेबलाइजिंग फोर्स, उसमें पाकिस्तान कल एक दफ़ा फिर कह दिया उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा। तो वहाँ अमन के लिए जो मुल्क जाएंगे 7-8 मुल्क में पाकिस्तान में जाएगा, तो नए सिरे से वहाँ पे बुनियाद रखी जाए अमन की। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत सीरियस पॉइंट है जिसको ट्रंप भी और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। ट्रंप के लिए बाय द वे हम ना जो सूरत हाल अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ये डील इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी देखें जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वो ऑन बोर्ड आ गई हैं। ये जो सीवियर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मायदा जो किया गया है इनके साथ, अपना सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने, तो बड़ी कंपनियों ने आना है। $1 ट्रिलियन हम ना, ये अनहर्ड ऑफ है, मुझे नहीं याद किसी मुल्क ने इतना बड़ा मायदा किया सरमायाकारी के लिए, ये सऊदी अरब करेगा। तो नतीजतन इस वक्त जो सूरत हाल इकोनॉमिक कंडीशन अमेरिका की ख़राब है, वो किसी सूरत में भी प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहेगा कि MBS को नाराज़ करें। MBS को नाराज़ करने का मतलब है जो 54-57 मुल्क हैं उनके लिए जो है ना वो उनकी जिसको कहते हैं अपोजिशन बर्दाश्त करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दबाव आएगा और ये अल्टीमेटली इनको जाना पड़ेगा, एक जो फ़लस्तीनियों की रियासत बननी है उस तरफ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब उनके साथ खड़ा होगा। एक और बहुत जो अच्छी बात हुई आमना कि हमारा जो सऊदी अरब के साथ वायदा हुआ दिफाई, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि उनको लग रहा है, बहुत सारी खबरें जो अमेरिका, कल मैं न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी पढ़ रहा था कि अमेरिकियों को अंदाज़ा है कि सऊदी अरब जो है वो उसके पास बड़े ऑप्शन है, वो चाइना की तरफ जा सकता है, वो अपना क्या कहते हैं रशिया की तरफ जा सकता है। और एक इसमें बड़ी खबर आमना ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान ने फैसला किया है, मुझे ज़ाती तौर पे आमना ये पता है, खबर दे देता हूँ आपको, बड़े पैमाने पे हमारा उनके साथ जो है ना जहाज़ बनाने का, टैंक बनाने का प्रोग्राम बन गया है। तो उनको लग रहा है कि किसी स्टेज पे सऊदी अरब भी वहाँ शामिल हो जाएगा। देखें 2 बड़े प्लेयर मिडल ईस्ट के, सऊदी अरब और तुर्की अगर मिल जाते हैं और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मिल जाता है, तो ये अमेरिका के लिए भी और रीजन के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक। तो अमेरिकी नहीं चाहते उनके हाथ से सब कुछ निकल जाए। बिल्कुल ठीक। हामिद साहब, अब हम बात कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से। सऊदी अरब आप समझते हैं कि संजीदा है, और क्या ये मशरूत होगा इसमें शमूलियत, और अगर शमूलियत इख्तियार कर लेता है सऊदी अरब तो इसके नतीजे में आप क्या तब्दीलियां देखेंगे? आमना बड़ी मुश्किल सवाल आप पूछ रही हैं। देखिए बात यह है कि अब्राहम अकॉर्ड का इस तरह आसानी से हिस्सा बनना सऊदीया के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। आप एक बात समझिए कि जब कोई क्राउन प्रिंस या कोई भी सरबराह मुमलिकत अमेरिका जाता है तो बहरहाल उसके ऊपर एक खास दबाव होता है, जिसके तहत सदर ट्रंप अपने मखसूस अंदाज में उससे कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा जो है वो सरप्राइज लेने की कोशिश करते हैं। पिछले 6 साल
से कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल करने की। MBS वो के शामिल होना चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात बनाने को तैयार हैं, लेकिन एक तो उन पर सऊदी अरब का अवामी दबाव है, दूसरा सऊदी अरब का बहैसियत लीडर ऑफ द उम्मा उसको बड़ा सोच समझ के फैसला करना है, और उस फैसले का बुनियादी जो रुकन है वो यही है कि फलस्तीन के लिए मुस्तकिल अमन पहले अचीव किया जाए, फलस्तीन की मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का क़याम वजूद में लाया जाए, और उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड की बात करने के लिए साथ ही अच्छा हामिद साहब एक चीज और भी बताइएगा, ये आप बताइएगा कि ये एक जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ वायदा हो रहा है, वहाँ पे अगर ये बाइंडिंग सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका दे देता है सऊदी अरब को, तो इसका मतलब है कि ये इजराइल के लिए भी तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो क्या नहीं सर, मैं इस पे सुबह एक प्रोग्राम में था, ये बाइंडिंग सिक्योरिटी जो गारंटीज है कतर के लिए भी तो थी ना सर। तो इसराइल के हमले के वक्त अमेरिका ने क्या किया? बुनियादी तौर पे एक बात हमें समझनी होगी कि इसराइल के मुकाबले में कोई अमेरिकन उसके मुकाबले में खड़ा नहीं होगा, ना ही इसराइल को तबाह करेगा। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो इसमें नहीं आना चाहिए सऊदी अरब को। 300 टैंक खरीद रहे हैं, 300 टैंक किस सहरा में चलाने हैं? ये मुकम्मल तौर पर 1000 अरब की जो डील है, इसके अंदर 600 अरब का जो दिफाई सामान है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका को सब्सिडाइज किया जा रहा है, अमेरिका की असला साज फैक्ट्री को। अगर असल में कोई सऊदी अरब का दिफा करेगा एहतशाम साहब, तो वो पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया ही है, और इसीलिए सऊदी अरब ने एक बेहतरीन फैसला किया। कभी ना कभी वो टैंक हमारे हाथ चढ़ जाएंगे हामिद साहब, जो अमेरिका दे रहा है। ये बात आपकी ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि चाहे F-35 हो या चाहे ये 300 टैंक हो, इवेंचुअली इनका हमें फायदा होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब से वो अलामती तौर पर तो दिफाई मुआहिदा करेगा, अमली तौर पर पाकिस्तानी होगा। और आपको एक खबर देता चलूं कि 22 तारीख को सऊदी अरब के जो अस्करी जो आर्मी चीफ हैं वो एक अहम दौरे पे पाकिस्तान आ रहे हैं। उसका मकसद ही ये है कि वो जो जहां MBS का अमेरिका का दौरा है उसके मुकाबले पाकिस्तान के आला तरीन हकाम से उनकी मुलाकात, आर्मी चीफ समेत फील्ड मार्शल समेत उनकी मुलाकात भी है। तो ये एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है, ताकि वो जो पाकिस्तान और सऊदीया का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है उसके ऊपर अब अमली जो है वो इकदाम होने जा रहे हैं मजीद। सो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका के ग्रुप से या अमेरिका के ब्लॉक से नहीं निकल पा रहा, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी था कि अगर चाइना की तरफ थोड़ा आ जाता। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच हामिद खान अल-मुशरिक साहब फॉर योर टाइम। एहतशाम करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को डेथ सेंटेंस सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में सियासी पारा हाई हो चुका है। अवामी लीग की मुल्कगिर शट डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। एहतजाज के दौरान दर्जनों मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में अब तक 50 से ज़ायद आतिशज़नी और पेट्रोल बम हमले हो चुके हैं, जिनमें कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हुए। फ़ज़ा गैर यकीनी है, मगर हुकूमत का दावा है कि हालात काबू में हैं। हुकूमत पहले ही अवामी लीग पर पाबंदी लगा चुकी है। इसके अलावा वहाँ से हम देख रहे हैं कि अवामी लीग को जो भड़काया जा रहा है वो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत, जो कि 7 मई को पाकिस्तान से मार भी खा चुका है। और ये एतराफ़ सिर्फ दुनिया ही नहीं, अब दुनिया की जो पार्लिमान है उसमें भी ये डिस्कस हो रहा है। जैसे कि अमरीकी कांग्रेस में आज एक हालिया रिपोर्ट जिसमें 7th के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया की शिकस्त का तस्करा हुआ। इस रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि कैसे इंडिया ने इसमें मार खाई, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि पूरी दुनिया के सामने इनको हजीमत का सामना रहा। और इसमें साथ ही साथ चाइना के किरदार को भी सराहा गया और उस हवाले से भी बात हुई कि कैसे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने और इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को ये जंग जीतने में किरदार अदा किया। इस तमाम मामला पर बात करने के लिए एहतशाम साहब हमारे साथ में तजिया भी और ख़बर भी लेते हैं कि इसके बाद क्या मामला बनेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इस मामले पर, चूँकि इंडिया अब मुश्तरका जो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी अपनी प्रॉक्सीज एक्टिव करता है, बांग्लादेश में भी हमेशा से इसका इन्फ्लुएंस रहा और वहाँ पर भी अब भड़काया जा रहा है एहतजाज को, तो इसके बारे में अमरीकी कांग्रेस में जो रिपोर्ट आना, ये कितना बड़ा धचका है, कितना इसकी साख को नुकसान हुआ है, क्या इन हरकत से इंडिया बाज आएगा? ये हमना इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप देखते हैं MBS जो है ना वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 300 टैंक ख़रीदे जा रहे हैं, 2 स्क्वाड्रन F-35 का ले रहे हैं, और जो इनका मुआहिदा पाकिस्तान के साथ भी है डिफेंस कोऑपरेशन का। और इसी दौरान आप देखें हिंदुस्तान की तरफ से जो आवाज़ें हैं
अभी तक वो कह रहे हैं कि जी हम दोबारा जंग करेंगे, अभी तो ट्रेलर चला था, फिल्म चलनी बाकी है। इस असना में इस रिपोर्ट का आना, ये जितना बड़ा आप जो कह रही हैं आमना सेटबैक वहाँ पे उनकी अफवाज के लिए है, तीनों अफवाज के लिए, ऑन टॉप ऑफ इट उनकी हुकूमत के लिए। देखिए उनको तो अभी एक बात ही समझ नहीं आ रही है, बातें पहले भी होती नहीं, लेकिन ऑफिशियली ये कांग्रेस की रिपोर्ट आ जाना और फिर एंडोर्स कर देना कि जी जिस तरीके से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, वो तो उनके लिए भी एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ा हैरानगी की बात है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मगरबी टेक्नोलॉजी से आगे चली गई। अभी देखें ना, एक बहस और हो रही है हमना कि जो राफेल तैयारे जो गिराए गए थे वो आज तक उनको समझ नहीं आई कि इनका रेडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम कैसे जैम कर दिया गया था। लेकिन ना वो तो रो रहे हैं कि हमारा $100 मिलियन से ज़्यादा का जहाज़ जो है ना वो बेकार करके रख दिया गया। हमारी जो 3-4 मुल्कों ने जहाज़ देने थे उन्होंने भी अभी तक होल्ड पे रख लिया, वो जहाज़ नहीं ले रहे क्योंकि जहाज़ की नाकामी सामने आई है। फ्रेंच गवर्नमेंट कहती है आपके पायलट नकारा थे, आपका सिस्टम ठीक नहीं था। इस असना में रिपोर्ट आना ये तो बड़ा वाज़े तौर पे आना हमारी पाकिस्तान की अफवाज का एज बता रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी फ़ज़ाइया का। अब रहा सवाल अपनी चाइनीज़ सपोर्ट का, तो हमना किसको नहीं है। अभी देखें हिंदुस्तान जो F-35 तैयारे सऊदी अरब को मिलने जा रहे हैं वो खुद लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहने वाले फिर यही कह रहे हैं कि जी F-35 जहाज़ अगरचे कोई बहुत अब 5th जनरेशन जहाज़ ज़रूर है, लेकिन आप ले भी लेंगे तो क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी, फिर आपके बंदे नहीं है, वो आपका ज़ौक़ नहीं है, वो जिस तरीके से लड़ना चाहिए वो नहीं, आपके अंदर जज्बा नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग जो है ना वो रिपोर्ट आई है स्टेज पे, और जिस तरीके से इनकी अफवाज के लिए जिसको कहना चाहिए बहुत डिमोरलाइजिंग फैक्टर लेके आएगी। हिंदुस्तान की हुकूमत को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, और एक दफ़ा फिर जिसको बड़े अरसे से छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि चलें मई गुजर गया, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे, अब लोगों ने एक दफ़ा फिर बातें शुरू कर दी हैं। और आई एम श्योर कि जो उनके इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं हम ना इंडिया के, वो फिर इस पर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत ही उनके लिए जिसको कहते हैं बहुत बुरी खबर है। और अमरीका का अगरचे वो देखने कितना तहादी है, वो तो कह रहे हैं सब कुछ करने के बावजूद आज अमरीकी रिपोर्ट जो आई है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ गई है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है। और चाइना की भी टेक्नोलॉजी एक दफ़ा फिर दुनिया में वो कहते हैं पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को मार्केट कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है वहाँ पे। बिल्कुल। अब सवाल अब ये जो अवामी लीग है इंडियन इन्फ्लुएंस्ड, ये अब किस हद तक मैसिव प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं सिविलियन डेथ्स या आर्सन अटैक्स की, तो इसको देखते हुए आप कुछ देख रहे हैं कि आगे वो हालात ख़राब तो नहीं होने वाले वहाँ? देखिए हम ना थोड़ी सी परेशानी की तो बात है। 3 लोगों की तो कहते हैं डेथ हुई हैं, और जिस तरीके से कहते हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जिस तरीके से रॉकेट बम और ये जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ये इश्तिहार इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद से एक सिक्योरिटी सिचुएशन ख़ास तौर पे ढाका में पैदा करने की कोशिश की है। ये एक मैसेज तो दुनिया को देने वाली बात है कि जी अवामी लीग जो है ना वो बिल्कुल जिसको आप कहते हैं सियासी तौर पे ख़त्म नहीं होगी। ये अपनी जो हसीना वाजद की सज़ाए मौत के बाद मेरा ख्याल है ये थोड़ा बहुत तो हमने रिएक्शन तो होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जी आप सिरे से हर चीज़ जो है ना वो आपके हक़ में हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि अब वहाँ पे वो सूरत हाल वो बदल गई है। सियासी तौर पे जो अवामी लीग को माइलेज हासिल थी वो ख़त्म हो गई है। अभी ये स्टूडेंट बैंक देखें ना जिस तरीके से, अब ये तो स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि अब इलेक्शन में जाएंगे, एक जमात बनाने के बाद एक नई जमात आएगी, और बाकी सियासी जमातें जो है ना उनका टोटल जो नुक्ता नज़र है बिल्कुल अवामी लीग के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो वहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना जनरल फीलिंग जो है और लोगों के जहनों में जो तासुर है हसीना वाजद का अवामी लीग का, वो उसको इस तरह देख रहे हैं कि ये तो सारा हिंदुस्तान का किया धरा है। वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना ऑपरेट करती थी वहाँ पे। लेकिन ना बार बार जो खबर आ रही है 1400 लोगों का मारा जाना, और जिस दिन 5 अगस्त 2021 को भाग के इंडिया गई हैं हसीना वाजिद साहिबा, उस दिन 52 लोगों की शहादत हुई थी वहाँ पर, तो लोग भूले नहीं हैं। अब ये कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि इनकी डेथ सेंटेंस को इस्तेमाल करके एक दोबारा फिर वहाँ पे पुरतशद्दद मुजाहरे करवाए जाएं। कुछ प्रूव करने की कोशिश लंबा चलेगा, एक आध दिन के बाद आप देखेंगे ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब फॉर योर एनालिसिस। आवर नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट एयर इंडिया। पाकिस्तान से जंग भारत को अब भी भारी पड़ रही है। एक तरफ आलमी सतह पर भारत की जंग हंसाई जा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने इसे मुआशी झटका भी दिया है। अप्रैल से अब तक अगर हम बात करें, इस पाबंदी ने एयर इंडिया की चीखें निकलवा दी हैं, और अब इसका नुकसान 4000 करोड़ रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है, क्योंकि इस पाबंदी की वजह से एयर इंडिया के राउट्स लंबे हो गए हैं और ईंधन का खर्चा भी बढ़ चुका है। इसके साथ साथ अब वो चाइना के हसास फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर रही है। भारत की वाहिद बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन माली बहरान में धंसती जा रही है।
जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का जंगी जुनून है। कहाँ को ये मामला जाते हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो, सब पर बात करने के लिए एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, ये जो एयर इंडिया का हम फाइनेंशियल लॉस देख रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज $455 बिलियन एनुअल हिट आ रहा है इस वक्त, तो इसको देखते हुए अब जो ऑल्टरनेटिव राउट ये चाइना की तरफ सीख कर रहे हैं, ये डील सिक्योर करने में क्या चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या बीजिंग कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री कंडीशन आयद कर सकती है? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। पहले मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये बता दूं कि हमारी डिपेंडेंसी इंडिया पर कितनी है फ्लाइट्स के बारे में, या इंडियन एयर स्पेस पर कितनी है और इंडिया की हमारी एयर स्पेस पर कितनी है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के ईस्टवर्ड जाती हैं फ्लाइट्स टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर या इंडोनेशिया, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया या दूसरी एयरलाइन जो यहाँ से जाती हैं टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। कोई रेशो ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है इसी वजह से अगर जब हम एयर स्पेस बंद करते हैं तो हमें फाइनेंशियल लॉस ना होने के बराबर होता है। और हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट्स जो हैं आपने देखा कि वो वेस्टवर्ड हैं, जैसे मैंने कहा कि यूरोप और मिडल ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। जब ये आप बंद करते हैं तो सिर्फ फ्लाइट बंद करना या रीडाइवर्ट करना या रूट या जिसको आप कह रही थी वो नहीं होता, ये बहुत सारे इंटीग्रेटेड लॉसेस होते हैं। इंटीग्रेटेड लॉसेस इस तरह होते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए होते हैं आपने स्टॉप ओवर के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के साथ फॉर रीफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, ग्राउंड हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग के लिए। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आपको कंसेशनल मिलते हैं जब उनको ये पता हो कि हिंदुस्तान की रोज़ाना 5, 10, 50 फ्लाइटें आनी हैं तो ज़ाहिर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करते हैं, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू जनरेट होता है उन एयरलाइंस का या उन एयरपोर्ट्स का जहाँ जो सपोर्ट करते हैं आपको। एक बात। दूसरी बात एक और है, आपका टाइम बचता है, ज़ाहिर है आपकी इकोनॉमिक होती है फ्यूल, तो आपके जो किराए होते हैं जो आप फेयर चार्ज करते हैं वो ज़ाहिर है कम कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं आपको। एक बात। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पैसेंजर कंफर्ट फील करते हैं कि आपकी फ्लाइट बजाय 20 घंटे के ऑलमोस्ट जो 15 घंटे की थी या 20 घंटे की ओरिजिनल थी वो अगर 30-35 घंटे पे चली गई है स्पेशल स्टॉप ओवर की वजह से या री रूटिंग की वजह से, तो जाहिर है जिसको कहते हैं ना पैसेंजर आपका नहीं आपका लॉयल रहता, वो दूसरी एयरलाइन कर लेते हैं जो डायरेक्ट जाती हैं या कोई ऐसी शॉर्टकट्स वाली ले लेते हैं। यानी लॉन्ग टर्म में हल नहीं हो सकता। जो आप राउट अभी ये लोग लेना चाह रहे हैं ऑल्टरनेटिव, वो एक तो लंबा होगा वहाँ से सफ़र करना और कॉस्टली भी होगा। जी, दूसरा एक और भी ज़हन में रखिएगा कि उन एयरपोर्ट्स को या उन मुल्कों को, जैसे चाइना का आपने जिक्र किया, उनको पता होता है कि हम एडहॉक बेसिस पर ये स्पेशल परमिशन ग्रांट कर रहे हैं जिसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि वो शॉर्टकट लगा लेगा, फिर भी वो वाला एक्सेस या उतना शॉर्ट रूट फिर भी नहीं होगा। अगर वो चाइना के रास्ते भी ले लें फिर भी बहुत ज़्यादा डिटूर करना पड़ेगा उनको। ये रिलेटिव टर्म में है कि अगर वो मिडल ईस्ट के साउथ में जाकर और कराची और पाकिस्तान को अवॉइड करके जाते हैं तो कितना लंबा रूट पड़ता है। ख़ास तौर पर जैसे ममालिक जैसे टर्की है, ईरान है, इस तरह के जो ममालिक हैं ये तो ओवरफ्लाई करते थे पाकिस्तान से, तो अब ये बहुत लंबा पड़ेगा। एक और सेगमेंट या एक और एस्पेक्ट हमें ज़रूर, जैसे मैंने कहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपका सिर्फ मेंटेनेंस जल्दी होना शुरू हो जाती है, आपके जहाज़ों की फ्लाइंग घंटे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप देखिए एविएशन जो है वो टेक्नोलॉजी इंटेंस है और पीरियोडिक इंस्पेक्शंस चाहे वो इंजन की हो, एयरफ्रेम की हो, किसी और कंपोनेंट की हो, वो जल्दी ड्यू होना शुरू हो जाती है। बिकॉज जाहिर है जैसे मैंने कहा कि आप 20 घंटे की बजाय जहाज़ों को 25 या 30 घंटे उड़ाएंगे तो आपकी मेंटेनेंस जल्दी ड्यू होना शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू आपका कम होना शुरू हुआ है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए हैं, चार्जेस जो ग्राउंड हैंडलिंग वाले रास्ते में आपके जो लेना शुरू करेंगे वो जाहिर है कि एक किस्म का एलिमेंट ऑफ ब्लैकमेल आ जाएगा। उनको पता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये इमरजेंसी में आए हैं तो अपनी मनमर्जी करते हैं और डिस्काउंटेड और कंसेशनल जो एनुअल या 5-5 साल के एग्रीमेंट करके एयरलाइनें करती हैं वो डिस्काउंट भी अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए वायबिलिटी बहुत मुश्किल हो रही है इंडियन एयरलाइन के लिए। राइट। अच्छा, ये तो आपने ओवरऑल बता दिया। वैसे अगर हम ऑपरेशनल या सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक मिलिट्री कंट्रोल वाला इलाका और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके से परवास करना आपको डूएबल लग रहा है? किस हद तक काबिल अमल होगा ये? जी, कोई भी एयरलाइन देखिए, जब हमारे मुल्क पर भी कोई एयरलाइन होती है, कोई भी उड़ती है, 300-400 फ्लाइटें अगर रोज़ाना गुजरती हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर से 1000 फ्लाइट्स हैं ऑलमोस्ट, जब ये गुजरती हैं तो इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, ये ली जानी चाहिए और ली भी जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस से जितनी फ्लाइटें गुजरती हैं, चाहे वो छोटे से छोटे जहाज़ की हों, हेलीकॉप्टर की हों,
किसी और जहाज़ की हो, एयरलाइनर्स की हो, वो पाक फ़िज़ाइया के नॉलेज में होती है और उनके डाटाबेस में फीड इन होती है। जिसका मतलब ये है कि कोई फ़्लाइट जब पेनिट्रेट या इंट्रूड करती है इनटू पाकिस्तान, वो पहले नोटिफाई करके आती है, तभी उसको शूट डाउन या इंटरसेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि एज़ पर फ्लाइट प्लान आती है वो। तो पाक फ़िज़ाइया का मैं अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ, और वही बाकियों पर भी अप्लाई होता है कि उसकी क्लियरेंस होती है मिलिट्री की। मिलिट्री का मतलब ये है कि हमारी सूरत में पाक फ़िज़ाइया को हर आने और जाने वाली फ़्लाइट का नोटिफिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन होती है, रूट होती है, ड्यूरेशन होती है। ये सब कुछ होने के बाद जाहिर है उसको फिर भी पाक फ़िज़ाइया हर आने और जाने वाली फ़्लाइट को ट्रैक कर रही होती है। तो जो आपने मिलिट्री एंगल से सवाल किया, एब्सोल्युटली अगर वो चाइना से कहेंगे तो चाइना की मिलिट्री की इनपुट दो एंगल से देखी जाएगी कि ऐसी कोई एयर स्पेस वायलेशन होके या ऐसा इंटेलिजेंस गैदरिंग डाटा तो नहीं कोई इकट्ठा करेगी इंडियन एयर उनसे। और नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात है कि कोई ऐसे सेंसिटिव उनके कोई इंस्टॉलेशंस ग्राउंड पर तो ऐसी नहीं है जो वो नहीं एक्सेस देना चाहेंगे इनको, या उस रूट से नहीं देना चाहेंगे जहां से। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि हमारा जब कहुटा न्यूक्लियर प्लांट बन रहा था, जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में थे, तो कहुटा के इर्द गिर्द का सारा एरिया नो गो एरिया था। कोई एयरलाइन अपनी भी दुश्मन की, फ्रेंडली मुल्कों की, किसी की भी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, उस एरिया में नहीं जा सकती थी। हम ड्यूटी करते रहे हैं, हमें शूट टू किल का ऑर्डर था कि अगर कोई गलती से जाए या इंटेंशन जाए, हम चाहते थे कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर कोई हमला ना कर दे। तो ऐसी जब इंस्टॉलेशन किसी मुल्क की होती हैं तो इतनी आसानी से उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या जिसको NOC कहते हैं वो मिलिट्री नहीं देती। वो एक और कॉम्प्लिकेशन हिंदुस्तान के लिए पैदा हो सकती है। ये इनकी ख्वाहिश है, बट मुझे लगता नहीं है, और अगर चाइना ने इजाज़त भी दी तो बड़ी महंगी कॉस्ट पर इनको ये इजाज़त मिलेगी। राइट, थैंक यू सो मच। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद, इन्होंने इस हवाले से बड़ा अहम तज्जिया पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। खबर यह है कि पाकिस्तान ने समंदर में भारतीय उजारादारी का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया और कराची पोर्ट पर पहली बार जदीद बंकरिंग सर्विस का आगाज़ हो गया। यानी अब जहाज़ों को ईंधन लेने के लिए फुजेरा या सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा। सिनर्जिको रिफाइनरी ने आलमी मियार का वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल तैयार करके पोर्ट की साख और आमदन दोनों को एक नई सम दे दी है। ये सहूलत इसलिए भी अहम है कि भारत ने इन बहरी जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी थी जो पाकिस्तानी बंदरगाह से खिदमात लेकर उसकी बंदरगाहों पर जाते थे। अब भारत के लिए क्या ऑप्शंस होंगे और इसके हमें क्या फाइनेंशियल गेन्स होंगे, इस इनिशिएटिव के इसी करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने, प्रेसिडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। आपको थैंक यू सो मच सर, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। ये कहिएगा, ये इनिशिएटिव जैसे मैं बात करी थी, एक तो इकोनॉमिक गेन्स या बेनिफिट्स हमारे क्या इसके क्या होंगे, दूसरा ये शिपिंग इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगा, रीजन में बंदरगाह की जो मुसाबकत है उसको भी ये कैसे अफेक्ट करेगा? जी, ये पहली बात तो ये कि जैसे आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि ये जो मई में हमारा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें वो शिप्स जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक आप कह लें कि उनके लिए एक प्रॉब्लम था कि वो चूँकि पाकिस्तान में जो नए फ्यूल्स हैं जो कि ग्रीन ज़्यादा हैं, जो फ्रेंडली हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए उनको दूसरी पोर्ट्स पे जाना पड़ता था, जिससे कि ओवरहेड चार्जेस बढ़ते हैं। तो अब चूँकि पाकिस्तान ने ये बाइकोस ये सिनर्जी के थ्रू और इसके अलावा जो विटॉल कंपनी है उसके थ्रू इसको शराकत से इसको तैयार किया है और प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बंकरिंग भी स्टार्ट हो गई है। राइट। तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 180 बिलियन की ये मार्केट है। तो उसमें पाकिस्तान ने अभी कदम रखा है। तो उससे एक तो जो शिप्स हमारे पास आएंगे उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी और उससे हमारे जो पोर्ट फैसिलिटीज़ का जो ज़र मुबादला है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा। तो ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बड़ी इसकी फैसिलिटीज़ की बड़ी यानी जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उसके लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जी, उसके लिए तो बेनिफिट ये है कि 2020 से IMO के जो स्टैंडर्ड्स हैं सल्फर फ्यूल ऑयल के वो उन्होंने इम्पोज कर दिए हैं। उसका मतलब ये है कि 0.5 mm से % सल्फर से नीचे होना चाहिए और ये जो हमारा वाला है ये 0.3 mm सल्फर के ऊपर है। तो उससे एक तो यह है कि हम उस मार्केट के अंदर आ गए हैं
और उससे जो शिप्स हैं जो पहले उनके लिए प्रॉब्लम था, जैसे मैंने कहा कि एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उनके पास कि वो आते जाते पाकिस्तान को टच नहीं कर पाते थे इस फ्यूल की वजह से। तो अब इससे ये है कि पाकिस्तान में आप ये कह लें कि जैसे हमारे अगर रोड के ऊपर पेट्रोल पंप बना हुआ तो जो गाड़ियां गुजरती हैं वो ज़ाहिर है उनको फ्यूल चाहिए होगा, तो वो फ्यूल यहाँ से लेंगे। तो ये फैसिलिटी आने से अब पाकिस्तान की इस मार्केट में भी एक वैल्यू बनेगी। और जो मियारी बंकरिंग सर्विस है या ऑपरेशंस हैं, इसके लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से हमें इंस्टीट्यूशनल या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? जी, अभी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो है IMO के रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सेफ्टी गाइड फॉर ऑयल टैंकर्स एंड टर्मिनल्स है, ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारे यहाँ थोड़ा सा भी सिस्टम फ्रेगमेंटेड है, पोर्ट के रेगुलेशंस, एनवायरनमेंट के, कंपनीज के और रेगुलेटरी बॉडीज़ के ये डिफरेंट हेड्स हैं जो चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसमें एक नेशनल बंकरिंग अथॉरिटी अगर बनती है या एक सिंगल हेड बनता है जो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करे, तो ये एक बेहतर निज़ाम होगा पाकिस्तान के लिए। ताकि इसके लिए सिंगापुर अथॉरिटीज़ को हमें देखना चाहिए जिन्होंने इसके ऊपर अपना एक डिजिटाइज सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि बहुत एफिशिएंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर तमाम सेफ्टी भी उन्होंने एम्बेड की हुई है। तो इस तरह के सिस्टम लाने की ज़रूरत है जो कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो। अभी तो आपने वैसे सेफ्टी की बात कर ली, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं बंकरिंग सिस्टम जो हम स्टैंडर्डाइज अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, अभी एक तो जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो नॉर्मली उनके इर्द गिर्द आबादी भी होती है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके मुताबिक भी जो कार्बन फुटप्रिंट को इन पोर्ट्स को कम करना पड़ रहा है अभी। तो उस हवाले से अमेरिका में, नॉटरडेम में और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने इन रूल्स को अप्लाई करके तकरीबन 95% कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर दिया है। उसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो है जो सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आपने बताए, और दूसरा है कि जब शिप्स आपके पोर्ट पे आते हैं तो वो अपनी सर्विसेज को ऑफ कर देते हैं और उनको जो पोर्ट सर्विसेज हैं जो कि ग्रीन सर्विसेज होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी पोर्ट कासिम इस तरफ ट्रांजिट कर रहा है, वो भी ऑन शोर पोर्ट सर्विसेज जो ग्रीन होंगी वो प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी जो एनवायरनमेंट का फुटप्रिंट है और ज़्यादा कम हो जाएगा। राइट, वेरी इंफॉर्मेटिव एनालिसिस, थैंक यू सो मच अहमद सईद साहब। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे मुल्तान की सेशन कोर्ट ने आज एक केस का फैसला सुनाया जिसको इंसाफ के निज़ाम के लिए टेस्ट केस करार दिया गया था। ये केस सानिया ज़हरा के कत्ल का केस था जिसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शौहर अली रज़ा को दफ़ा 302 के तहत डेथ सेंटेंस सुनाई, जबकि सास अजरा परवीन और देवर अली हैदर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 3 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। ज़हरा की फंदे से लटकी लाश 9 जुलाई 2024 को ससुराल में मिली थी। वैसे तो इस्लाम ने औरत को विरासत भी दी है, तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है, इज़्ज़त भी, मगर न जाने हम कैसे मुसलमान हैं कि हमारे घरों में आज भी जहेज़ ना लाने पर तशद्दुद, मेके से पैसे ना लाने पर जुल्म और गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला जारी है। इस केस के तल्ख़ हक़ाइक़ पर नज़र डालें तो पता चलता है कि असल में मज़लूम कौन है। ज़हरा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उस कत्ल पर शौहर भी फांसी चढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ज़हरा के 2 बच्चों को किस चीज़ की सज़ा मिली, जो माँ की ममता से भी महरूम हुए और बाप का साया भी ना रहा। ज़हरा ने शादी घर बसाने के लिए की, मगर ससुराल वालों ने खुशियों के बजाय इस बेबस के लिए मौत लिख दी। ज़हरा के बाप ने अकेले इंसाफ की जंग लड़ी और इंसाफ हासिल भी कर लिया, मगर जब तक जहालत बाकी है मुआशरे की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।